नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो 7 फेज का चुनाव है, जिसके 6 फेजेस में पोलिंग हो चुकी है, उसमें आज क्या स्थिति है। हम बात करेंगे आपसे इस बात पे कि किस तरह से हर फेज में इश्यूज बदल रहे हैं और साथ ही साथ नेताओं का फोकस भी बदल रहा है। सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आया है जब से चुनाव पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ा है, खासतौर से जब पूर्वांचल में एंटर किया है, जहां की सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज अलग हैं, जहां के वोटर्स की हालात अलग हैं, जहां पे मुद्दे अलग हैं। जो ज़मीनी चीज़ें हैं वो सबको मालूम है, क्योंकि ये इलाका बहुत गरीबी से प्रभावित है। तो यहाँ पे छुट्टा पशु एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू है, यहाँ मुफ्त का राशन जो दिया जा रहा है उस पर बीजेपी बहुत निर्भर कर रही है, और साथ ही साथ महंगाई जो कि हर फेज में थी, लेकिन यहाँ उसका प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना फोकस बदला है इस इलाके में आके, वो किसी और तरफ जा रहा है। जी हां, पहले उन्होंने जरूर एक बार इशारा किया था इस बात पे कि छुट्टा पशु की समस्या से वो वाकिफ हैं और वो मार्च 10 के बाद कोई यूनिक फॉर्मूला बताएंगे जिसमें गोबर से भी लोग दौलत पैदा कर सकेंगे। वो तो बात अलग हो गई। लेकिन अब हाल में अगर आप देखिए, पिछले कुछ दिनों के कैंपेन में उनका जोर इस बात पे है कि यदि अखिलेश यादव की सरकार बन गई तो उत्तर प्रदेश की किस तरह से दुर्दशा होगी। उनका सारा जोर इस बात पे है। एक तरीके का अखिलेश यादव के बारे में एक हवा क्रिएट कर दिए गए हैं। जी हां, बार बार वो दोहराते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो प्रदेश में परिवारवाद ही परिवारवाद होगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, और उससे ज्यादा उनका कहना है कि माफियावाद को प्रोत्साहन मिलेगा। सिर्फ यही रहेगा उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं होगा। अब इस तरीके की बात, चलिए आजकल माहौल ऐसा है, कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स का कोई लेवल नहीं है। जब प्रधानमंत्री भी इस तरह की बात करने लगे, उन्हीं के साथ साथ उनके गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात को जोर शोर से आए दिन दोहराते हैं। ऐसा लगता है कि मुद्दे रह ही नहीं गए हैं। और जब से पूर्वांचल में चुनाव आया है, यह भी फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस कैंपेन की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। वो अलग बात है कि गोरखपुर जैसे जगह जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहां से भी योगी आदित्यनाथ को होर्डिंग्स से हटा दिया गया। पोस्टर्स जो भाजपा ने दिल्ली से भेजे उसमें योगी आदित्यनाथ की फोटो भी गायब थी। तो सारा फोकस नरेंद्र मोदी पे था और सारा जोर नरेंद्र मोदी द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा था, और आज भी वही हो रहा है। मोदी जी स्वयं आकर के बनारस में 3-4 दिन कैंप किए और जगह जगह उन्होंने रैलीज एड्रेस करी। मतलब अभी कल आपने अगर उनको सुना होगा तो उनका गला भी बैठ गया है। ठीक है, होता है भाई। हालांकि उनकी पार्टी में तो कोई कमी नहीं है नेताओं की। अखिलेश यादव का अगर गला बैठ रहा है तो समझ में आता है कि अकेले हैं, वो सिंगल हैंडेड कैंपेन है, उनके पास कोई नहीं है, ना चचा है, ना पिता है, ना कोई जो पहले उनके साथ नेता हुआ करते थे तमाम लोग। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का नाम लेके एक हवा बनाया जा रहा है, मुझे याद आ रही है 90s की, जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सर्वा करता धरता होते थे। उन्होंने कुछ इसी लाइंस पे मुसलमानों को के सामने भाजपा का हुआ बनाया था। वो बार बार बताया करते थे, बार बार दोहराते थे कि देखो अगर भाजपा आ गई तो सोच लो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। पॉइंटेडली कहते थे। मुझे याद है एक मुस्लिम जर्नलिस्ट दिल्ली से आए हुए थे, उनको भी उन्होंने ये कह डाला कि आपको पता नहीं है, अगर भाजपा आ गई तो आपका सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा।
क्या विडंबना है बताइए, आयरनी ऑफ फेट इसे कहते हैं, कि आज वही नैरेटिव नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं उसी मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ। क्या ये कारगर होगा या नहीं होगा? उनका ये इनिशिएटिव, उनका ये कैंपेन, ये तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं, 10 मार्च को पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है बार बार ये बात दोहराने की। और उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि अखिलेश यादव के परिवार के 45 सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। अब भाई मैंने तो जितनी पत्रकारिता करी है बरसों, और तो थोड़ा बहुत मुझे जो 40-45 साल का तजुर्बा है उसमें मैंने काफ़ी कोशिश करी गिनती करने की, तो मुझे उस फिगर के आसपास पहुंचने में मैं बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया। कईयों से मैंने पूछा, समाजवादी पार्टी वालों से भी पूछा और भाजपा के नेताओं से भी पूछा, तो कोई गिनती नहीं दे पाया। गिनती लोग गिनवाते हैं 7-8 लोगों की, और इतने सदस्य परिवार के होना ठीक है कि शायद नॉर्मल से ज़्यादा होंगे, लेकिन तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन आ रही है राजनीति में, और उनको अब वह कल्याण सिंह ही हैं, उनके बेटे भी रहे राजनीति में, और उनके अब ग्रैंडसन मंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में, लेकिन अब उनका नाम नहीं लिया जाता है। भाजपा का बड़ा क्लियर कट एक अनरिटन रूल है कि गड़बड़ी जो है वो सिर्फ दूसरी पार्टीज में होती है, भाजपा में नहीं होती। अब जैसे क्रिमिनल्स है, अगर भाजपा में कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, तो वो अपराधी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का क्रिमिनल बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी अखिलेश यादव की रजीम में, और अभी तो ऐसा योगी आदित्यनाथ ने ऐसा राम राज्य कायम कर दिया है कि महिलाएं अंधेरा होने के बाद 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद बड़े आराम से किसी टाइम भी बाहर अकेले घूम सकती हैं। तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ऐसी नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर रहता हूँ और जगह जगह घूमता भी हूँ, और बहुत महिलाओं से मैंने सवाल पूछा तो मुझे एक भी महिला नहीं मिली, चाहे शहर में या गांव में, जो ये कहे कि अब माहौल इतना, सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि महिलाओं को कोई अब प्रॉब्लम नहीं है देर रात में अकेले घूमने में। यहाँ तक कि जो है कई दफ़े ये बताया जाता है कि साहब महिला सुरक्षा के लिए कितनी एडवर्टाइजमेंट्स बड़े बड़े लगाए जाते हैं, टीवी में दिखाया जाता है कितना फ़र्क है। पहले महिलाएं घर के अंदर रहती थी, गुंडे जैसे ही महिला बाहर निकलती थी तो गुंडे पीछे पड़ जाते थे, और आज कार्रवाई होती है। तो लोगों की जानकारी को में ये भी आना चाहिए कि विमेन सिक्योरिटी को लेके अगर कोई हेल्पलाइन पहली बार प्रदेश में क्रिएट हुई थी, वो इत्तेफाक से अखिलेश यादव द्वारा ही की गई थी। 1090 एक नंबर है, उसकी नकल और कई प्रदेशों ने करी, भाजपा शासित प्रदेशों ने भी की। इत्तेफाक से उसका नंबर नहीं बदला। योगी आदित्यनाथ वैसे नंबर बदलने में, नाम बदलने में सबसे आगे रहते हैं, नामकरण करने में नया नामकरण कर देते हैं। जैसे उन्होंने 100 जो इमरजेंसी नंबर एक अखिलेश यादव ने क्रिएट किया था, डायल 100, उसका नंबर चेंज करके डायल 112 कर दिया है। तो महिला सुरक्षा के लिए वो बड़ी अच्छी सेवा थी और बड़ी कारगर साबित हुई। मुझे मालूम है, बहुत सी स्टोरीज मैंने अखबारों में पढ़ी थी कि किस तरीके से 1090 से महिलाओं को हमेशा मदद मिलती थी। लेकिन बीजेपी के पास साधन है पब्लिसिटी का, और इतना ज़्यादा है कि वो लोगों को बरसाते हैं अपनी बात, बमबारी करते हैं उसकी, जिससे लोग यही मानने को मजबूर हो जाएं जो वो चाहती है कि वो माने, और वही नैरेटिव इसके ज़रिए से क्रिएट किया जाता है। ऐसे ही बात होती है माफियावाद की कि साहब भाजपा आएगी तो माफियावाद, सब माफ़ करिएगा, सपा आएगी तो माफियावाद हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि सपा में केवल माफिया ही माफिया है और भाजपा में सिर्फ संत ही संत है। तो हकीकत क्या है? ठीक है, आपने 2 नाम ले लिए, पकड़ लिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद।
अति का मतलब वैसे पार्टियां बदलते रहे हैं, मुख्तार अंसारी का नाम बार बार दोहराया जाता है कि साहब आकर देख लीजिए, और ये भी बताया जाता है कि देखिए हमने बुलडोज़र उनकी सारी नाजायज़ प्रॉपर्टी पे चढ़ा दिया। भाजपा में ये जो डबल स्टैंडर्ड्स की बात है, तो वहाँ की जो माफिया लोग हैं जो भाजपा से कनेक्टेड हैं, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, और भी कई, और इत्तेफाक से कई सिंह हैं, तो सिंहों से तो भाई समझ में आता है योगी आदित्यनाथ को विशेष प्रेम। तो वो उदाहरण देते हैं कि नहीं साहब, सिंह की बात नहीं है, देखिए हमने उसके खिलाफ भी किया था, विकास दुबे के खिलाफ। तो विकास दुबे के खिलाफ तो तब कार्रवाई हुई थी जब उसने 8 पुलिस वालों को मार डाला था, ब्रूटली। हालांकि योगी आदित्यनाथ का क्लेम यह था कि उससे पहले वो कहा करते थे कि जब उन्होंने एक एनकाउंटर्स का दौर शुरू किया था और लगभग 70 क्रिमिनल्स कोर्ट्स में उनको मार दिया गया था एनकाउंटर्स में, और ये बताया गया कि सब इनामी क्रिमिनल्स थे। तो अगर वाकई में वो सारे इनामी लोग मार दिए गए थे, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते थे कि या तो भगवान को प्यारे हो गए या वो जेल की सलाखों के पीछे है, तो मेरा सवाल ये हमेशा रहता है कि तो भाई विकास दुबे उस तारीख को जिंदा कैसे थे या जेल के पीछे क्यों नहीं थे जब उन्होंने 8 पुलिस वालों को मार डाला था। बहरहाल इसी तरीके से ये माफियावाद की जब बात होती है, उसी तरीके से बात होती है, मैंने आपको बताया, परिवारवाद की, माफियावाद की, आतंकवाद की। अब एक दफ़े समाजवादी पार्टी के रजीम में कुछ अक्यूज्ड थे जो कि किसी ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, शायद वाराणसी ब्लास्ट में, स्टेशन के ब्लास्ट में, उनके केसेस वापस लेने के लिए एक रिकमेंडेशन हुई थी। उसको लेकर के कहते हैं कि साहब ये तो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के सपोर्टर हैं, इसलिए आतंकवादी है। अब तो योगी आदित्यनाथ तो रेफर ही करते हैं उनको, आतंकवादियों ने ये कहा जब समाजवादी पार्टी की कोई बात कर रहे होते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस कैंपेन के जरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि भाजपा की नैया पार हो जाएगी। अब सबने देखा है कि छठे फेज में भाजपा की स्थिति काफ़ी गंभीर रही है, यानी कि गिरावट, वैसे हर फेज में गिरावट तो थोड़ी हो ही रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स थे, 312 टोटल सीटें थी, हर फेज में 80% उनके फेवर में थी, तो गिरावट तो है। लेकिन छठे फेज में जो भाजपा के इनसाइडर्स कह रहे हैं कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है इस वजह से इस बौखलाहट में, और अब उन्हें लगता है जो पहले कहा जाता था कि साहब ये लड़ाई तो अखिलेश हमारे साथ किसी की लड़ाई नहीं है, हम तो स्वीप कर रहे हैं, तो अब वो धीमे धीमे नैरो डाउन हो गई है और प्रधानमंत्री स्वयं ये मानने लगे हैं कि वाकई में अगर उनकी पार्टी को और उनको चैलेंज है तो वो एक छोटी सी, उनके कंपैरिजन में एक छोटी सी समाजवादी पार्टी और उसके एक यंग नेता अखिलेश यादव से है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़े जोरों में ये कैंपेन चलाया और अखिलेश के नाम का एक हौवा बना दिया है कि अगर अखिलेश आ गए तो पता नहीं क्या होगा। ये कितना कारगर होता है ये अगले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि इतना ज़्यादा जो हाइप हो रहा है इसको लेकर के, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री स्वयं ये मानने लग गए हैं कि वाकई में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। अब क्या होता है ये तो कुछ दिनों बाद 10 मार्च को ही पता चलेगा। देखिए, इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.